हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज राजनीति विज्ञान का पाठ दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान का क्लास 12वीं का। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा जानते हैं। इसमें क्या है, भारत देश कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। आज़ादी मिली लेकिन देश का विभाजन भी हो गया। ऐसे में हमारे नेताओं के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। दोस्तों, हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में पहले चुनाव आयुक्त शुक कुमार चैन बने थे। प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष चुनौती, यानी जो प्रथम चुनाव हुआ उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था। मतदाता सूची बनानी थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना था, यानी उनको बताना था। और कम साक्षरता और कम पढ़े लिखे के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने निम्न समस्याएं आई थी, यानी क्या क्या दिक्कतें आई थी प्रथम चुनाव के दौरान। तो मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियां। 40 लाख महिला के नाम दर्ज नहीं हो सके। 40 लाख। अल्लाह की बीवी फलाह की बेटी। मात्र 15% मतदाता साक्षर थे, यानी 15% ही पढ़े लिखे थे। 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। प्रथम चुनाव को लेकर शंकाएं, यानी लोगों के बीच में क्या शंकाएं रहीं। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया, यानी एक हिंदुस्तानी संपादक था, उन्होंने इसे चुनाव को जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर का नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। यानी एक पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर नाम की, उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा, इसे देख लेंगे। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कई ज़्यादा जानकार दौर बड़े बीच में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदाता की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। प्रथम चुनाव 2 बार स्थित हुए। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। चुनाव और चुनाव परिणाम आने में 6 महीने का समय लगा। चुनाव परिणाम के बाद सबने इसे निष्पक्ष चुनाव बताया। प्रथम 3 चुनाव। तो पहले चुनाव के बारे में जान लेते हैं। प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस का दबदबा था, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था। पहला चुनाव 1952 में कांग्रेस ने 364 सीट जीती थी। दूसरा चुनाव 1957 में कांग्रेस ने 371 सीटें जीती थी। और तीसरा चुनाव 1962 में कांग्रेस ने 361 सीटें जीती थी। यानी 1952 में 364, 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटें जीती थी। किसने? कांग्रेस ने। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 489 में से 364 सीटें जीती और 16 सीट के साथ कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर थी। लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए। केरल, उड़ीसा, मद्रास के अलावा सभी जगह कांग्रेस जीती थी। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का कारण देश की सबसे बड़ी पार्टी तथा सबसे पुरानी पार्टी थी। सबसे मजबूत संगठन
सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। आज़ादी की विरासत हासिल थी, सभी वर्गों का समर्थन था। नेहरू जैसे नेता इसमें शामिल थे। सबको साथ लेकर चलने की इसमें प्रकृति थी। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में कांग्रेस पार्टी को लेकर केरल में हार मिली। यानी 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार मिली। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदिरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान परिवर्तन आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस के प्रवृत्ति की प्रकृति देखते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं जो एक पार्टी के प्रवृत्ति के दौर से गुजरा हो। बहुत सारे देश हैं ऐसे। दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रवृत्ति के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, सीरिया, क्यूबा के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। जैसे सीरिया, चीन और क्यूबा। म्यांमार, बेलारूस, ईरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और चयन उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कई अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से उड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई थी। कब हुई? 1885 में। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का हित समूह थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में अगड़ी जाति, उछले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए तब उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहरों के बाशिंदे और गांव के निवासी मजदूर और मालिक एवं मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानों की बुनियाद वाले तथा गांव गिराने की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उमरे।
आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक शतरंग सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर पर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर धारा के मध्यमा मार्गियों को समावित किया था। किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूहित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त दी। गुटों में तालमेल और सहनशीलता सभी को अपने संगठन में शामिल कर लेती थी। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ गया। विपक्ष कोई बात कहता तो कांग्रेस में उस विचार को जगह मिल जाती। इस पार्टी में विवाद भी होते तथा सहनशीलता भी होती। अगर कोई पार्टी सत्ता में इच्छा पाने से नाखुश होता तो वह पार्टी में ही बना रहता था। कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे और कांग्रेस अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण सहनशील थी। विपक्षी पार्टियों का उद्भव। भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कई पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना की। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संभालने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। भारत के राजनीतिक दल। सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया था। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव किया और दोहरी सदस्यता खत्म कर दी। इसलिए समाजवादियों ने 1948 में 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे।
इनकी विचारधारा क्या थी इनको देख लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की समाजवाद में विश्वास, कांग्रेस की आलोचना की। यह कहा कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। उनकी ऐसी विचारधारा थी किसकी? सोशलिस्ट पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी कई गुटों में टूट गई। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इनके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव और S.M. जोशी। अब देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत में 1920 में कई साम्यवादी समूह उभरे थे। यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे। देश की समस्या का हल साम्यवाद की राह द्वारा करना चाहते थे। सन 1935 तक कांग्रेस के दायरे में रहकर उन्होंने काम किया। 1941 दिसंबर में यह कांग्रेस से अलग हो गए। विचारधारा, इनकी क्या विचारधारा थी? 1947 की आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। सरकार को सेना द्वारा इनका आंदोलन दबाना पड़ा। 1951 में इन्होंने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ा और पहले चुनाव में 16 सीटें जीती थी। और इनके जो समर्थक राज्य थे वे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। ये पार्टी 1964 में टूट गई और दो भागों में हो गई। एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी एम। तो पार्टी के प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. दांगे, E.M.S. नबूरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया। स्वतंत्र पार्टी स्थापना 1959 और इसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी। इसकी विचारधारा क्या थी देख लेते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे, निजी क्षेत्र को छूट, गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध, सोवियत संघ से दोस्ती का विरोध, अमेरिका से संबंध बढ़ाने के वकालत। ये विचारधारा थी किसकी? स्वतंत्र पार्टी की। श्री राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी, N. चिरंगा, मीनू मसानी। भारतीय जनसंघ पार्टी स्थापना इसकी 1951 में हुई और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इनकी क्या विचारधारा थी देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ पार्टी की पाकिस्तान को भारत मिलाकर अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा बनाओ, अल्पसंख्यकों को रियासत का विरोध और अंग्रेजी भाषा का विरोध, और एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति। इसके मुख्य नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। और समर्थन देने वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अब आपका पाठ हुआ ख़त्म। धन्यवाद दोस्तों।